So hello everyone, welcome to my YouTube channel. So I hope you are doing well. चलिए आज भी हम फिजिकल केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे, सॉल्यूशंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक एज यूजुअल ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी क्वेश्चंस हम देखेंगे लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट 10 to 15 इयर्स का। तो लगभग हर साल हमें यहाँ से क्वेश्चंस आए। ठीक है, इसका थ्योरी ऑलरेडी हम अलग टॉपिक बाय टॉपिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसका थ्योरी सेशन भी किया है, न्यूमेरिकल भी किया है। सबको कंपाइल करेंगे, इस पूरे सॉल्यूशन चैप्टर्स को देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए आई होप कि आपने इसके पहले का सारा वीडियो देखा होगा, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को, थ्योरी सेशंस को देखा होगा, तो आपके लिए ये क्वेश्चन, ये चैप्टर आसान है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आए प्रैक्टिस सेशन। किसके लिए? सॉल्यूशन चैप्टर के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री का। और ये श्योर एंड सॉलिड चैप्टर है जहां से आपको 2 या 3 क्वेश्चन जनरली हमें मिलते हैं। ठीक है, और हमें कुछ नहीं करना है, सबका ट्रिक आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है, बस आपको एक बार मेमोराइज करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना आप रिवाइज करेंगे थ्योरी को, क्वेश्चंस को, उतना आपके लिए आसान होगा। ये हमारी कोशिश है आपके लिए। ठीक है, और ये गारंटी है कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, क्वेश्चंस को कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको जरूर ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चंस को हम देखें, उसके पहले ये इसका मैंने जस्ट आपको लिंक दिया हुआ है कि किस में इस चैप्टर के क्या क्या टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है। तो आप इसको थोड़ी चाहिए, रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए। ठीक है, तो आपके लिए ये चैप्टर आसान होगा। वैसे भी मैं ये बोलता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे आसान चैप्टर ये सॉल्यूशन ही है। ठीक है, तो ये इसके लिंक्स है, मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है नीट 2022 का। इन वन मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ ए सॉल्यूट। इसके पहले भी हमने देखा है आयनिक इक्विलिब्रियम में, चाहे केमिकल इक्विलिब्रियम में, या जो भी चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कस किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां में हमें बहुत थॉरली मैथमेटिक्स नहीं करना है। ठीक है, हमें ऑप्शन पिक करना है, हमको बस थोड़ी सी दिमाग की बत्ती जलानी है बिना मेंडोस खाए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन भी यही है। इन वन मोलर सॉल्यूशन, अब मोलरिटी का डिफिनेशन वन मोलर का मतलब क्या होता है? 1 मोल को डिसॉल्व करते हैं पर केजी मींस 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो पहला ऑप्शन तो आपको कट हो गया, थर्ड ऑप्शन भी कट हो गया, 50-50 हो गया। ठीक है, तो 1 मोलर का है तो इसका मतलब क्या होता है? मोलर कहने का मतलब होता है 1 मोल इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो 2 ऑप्शन तो हमारा 50-50 हो गया। ठीक है, अब 500 ग्राम और 1000 ग्राम, तो डिफिनेशन ही क्या है कि 1 मोल इज डिसॉल्व इन 1 केजी या पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अगर मोलिलिटी 1 है तो इसका मतलब क्या? इसलिए अक्सर मैं थ्योरी सेशन में पूछते रहता हूँ 1 मोलर का मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन में क्या दिया है? 0.5 मोल ऑफ ए सॉल्यूट डिसॉल्व किया है। तो ऑब्वियसली 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया है तो हमें कितना मास लेना पड़ेगा? 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सीधा सीधा हो गया। दूसरा तरीका है कि आप फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, क्लियर? हाँ, अगर मोलर लिखा होता, जैसे कोई मोलर की जगह मोलर का होता, तब हम क्या लेते? तो 1 मोल इज डिसॉल्व इन 1 लीटर, मतलब 1000 ml। और अब 0.5 मोल के लिए हमें कितना चाहिए? हाफ। तो हाफ का मतलब तब हमारा ऑप्शन होता 500 ml। ठीक, क्लियर? चलिए, the following solutions were prepared by dissolving 10 gram of glucose in 250 ml of water, 10 gram of urea, 250 same amount, same volume. ठीक, the right option for the decreasing order of osmotic pressure of this solution is ये 2021 का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चंस को आप यहाँ में देखिए, एम्स 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा लैंग्वेज को चेंज किया है। ठीक, और इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर डिस्कस किया हुआ था, जिसका ये मेरा चैनल का पेज है। ठीक है, और ये लास्ट ईयर नीट में पूछा भी था, बस सिर्फ क्वेश्चन वही था, लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर दिया था। ठीक है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मोस्टली जो क्वेश्चंस क्या है प्रीवियस ईयर सेक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आया है उसको आप थोरोली रिवाइज करिए, देखिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करिए, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है,
चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। ठीक, चलिए चाहे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए चाहे उस क्वेश्चन को करिए, दोनों क्वेश्चन एक ही है, लैंग्वेज को बस बदल दिया है। चलिए ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, बोलिए पाई इक्वल टू सी आर टी। ठीक, देखिए यहाँ से दो और कॉन्सेप्ट हमारा इंपॉर्टेंट है। पाई इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एट कांस्टेंट टी को हम कांस्टेंट कर दे तो, और सेम कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ से भी हमें क्वेश्चंस मिल सकता है, पाई वन बाई पाई टू इक्वल टू टी वन बाई टी टू। ठीक, चलिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है, सेम टेम्परेचर है, आर की वैल्यू तो वैसे भी सेम होती है 0.0821। अब हमें क्या है कि पाई किसका ज्यादा होगा ये पूछ रहा है। तो कंसंट्रेशन अगर हमें नहीं दिया होता है तो हम क्या निकालते हैं, सी की जगह पे एक ही फॉर्मूला यानी देते हैं, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम 1000 बाई 250 ml, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें 250 दिया हुआ है। ठीक, अब हमें सॉल्व नहीं करना है, यहाँ भी दिमाग की बत्ती जलाइए। ठीक, देखिए वॉल्यूम तो हमारा सब में सेम है ना, 250 ml 250 ml 250 ml। मास भी हमारा सेम है, सबका 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, सीधा सीधा ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे, और कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स पे, और सेम मास सेम अमाउंट। अब ये किस पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। ठीक, अब तीन नाम दिया है, ग्लूकोज का कितना होता है 180। ठीक, चलिए और क्या लिखा है, यूरिया, यूरिया का कितना हो गया 60। ठीक, और सुक्रोज जिसका होता है 342, तो सबसे ज्यादा किसका हो गया 342। तो ऑब्वियसली इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम आएगा। तो सबसे कम किसका होगा, P3 का। ठीक, सबसे कम मोलर मास किसका है 60, ये क्या आएगा सबसे ज्यादा। तो यूरिया का आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, P2 लिखा है, चलिए तो ये हो गया P2। ठीक, उसके बाद क्या आएगा P1, तो ऑर्डर क्या मिल गया आपको, सबसे ज्यादा P2, उसके बाद P1, सबसे कम P3। विच वन इज करेक्ट। ठीक है ना माइंडेड, और भी इस तरह का क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्लियर। तो मैं जैसे एक बार फिर से रिपीट कर दूं, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, और भी इस तरह पैटर्न पे क्वेश्चंस हैं। तो अगर हमको मास सेम है तो हमें नो नीड फॉर एनी कैलकुलेशन, हमें क्या देखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक, सेम टेम्परेचर रहा तो क्लियर। कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे, वॉल्यूम अगर सेम है तो, और नंबर ऑफ मोल्स किस पे डिपेंड करेगा, मोलर मास पे, अगर मास सेम है तो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जिसका मोलर मास ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम थी। क्लियर, तो इसलिए सबसे ज्यादा मोलर मास किसका होता है, शुगर का होता है, चीनी का होता है 342, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम होगा। क्लियर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर वाले वीडियो में डिस्कस किया है, वहां पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके काम के हैं। आप भी उस वीडियो को जाइए, देखिए क्वेश्चंस को कीजिए। मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किया, कुछ आपको वहां पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दिया होगा। ठीक है, क्लियर, ये भी वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसका भी ऑप्शन वही है कि ग्लूकोज का सबसे कम होगा, उसके बाद ग्लूकोज P1 है ना, तो इसका कम होगा किससे, यूरिया से। ठीक है, और यूरिया से और ग्लूकोज से भी कम होगा सुक्रोज, तो सबसे कमती क्या आएगा P3। ठीक, इससे ज्यादा क्या आएगा ग्लूकोज मतलब P1, और सबसे ज्यादा आएगा P2 यूरिया, या और कोई भी नाम दे देगा, तो मोलर मास के हिसाब से हमें निकाल लेना है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ था लास्ट ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ये भी नीट 2020 का क्वेश्चन, देख रहे हैं हर साल यहाँ से क्वेश्चन है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट Kf ऑफ बेंजीन इज, ये वैल्यू हम बोलते हैं, क्वेश्चन में दिया रहता है, हमें याद नहीं करना है। तो चलिए Kf हमें दिया है, लिख दीजिए 5.12 केल्विन केजी पर मोल। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, माइंडेड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब हमें क्या निकालना है, डेल्टा TF। अब डेल्टा TF कहते ही दिमाग में फॉर्मूला आता है Kf इंटू मोलिलिटी,
और अगर ये बॉइलिंग का होता तो देखिए इसमें यहाँ क्या लेते हैं हम, केवी इंटू मोलिलिटी। ठीक, सॉल्यूशन ऑफ मोलिलिटी आपको दिया हुआ है, चलो मोलिलिटी भी हमें दे दिया है 0.078। ठीक, आपको क्या पूछ रहा है, डेल्टा टी एफ। तो ये तो पका पकाया क्वेश्चन हो गया आपके लिए। तो के एफ कितना हो गया, इसी को भी कहीं में रख दी, चलिए ये हो गया 5.12 0.078। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आप कितने सीरियस हैं, पढ़ के आए हैं कि नहीं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, हमें अगर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो 7 5 जा 35, ठीक, और 8 5 जा 40, 35 और 4 कितना हो गया 39, मतलब 0.39 के आसपास क्वेश्चन है। ये तो आएगा नहीं, ये तो आएगा नहीं, ये तो आएगी, इसी को मार के आएंगे। ठीक, या पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, क्यों चांस लेना है। ठीक है, तो 5.12 को 0.078 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए लिखा है राउंडेड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो राउंडिंग ऑफ करके दिया, एग्जैक्टली नहीं आएगा बट उसके नियर अबाउट, तो दैट इज ये 0.399 आएगा, तो वही 0.4 हो गया। ठीक है, चलिए द मिक्सचर्स विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। राउल्ट्स लॉ क्या था, तो राउल्ट्स लॉ का सिंपली क्या है कि P इक्वल टू P0A इंटू एक्स से प्लस P0B इंटू एक्स बी। यहाँ से न्यूमेरिकल्स के बहुत सारे क्वेश्चन हैं और जो भी मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, राउल्ट्स लॉ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन। ठीक, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। तो AIEEE जेईई मेंस वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, नीट में भी क्वेश्चंस हैं, इवन क्लास 12 बोर्ड में भी आते हैं जहाँ पे ये राउल्ट्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, जो नहीं फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसी में एक नाम आता है पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, यदि मिक्सचर विच शो पॉजिटिव डेविएशन, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन और आइडियल का कॉन्सेप्ट क्या था, इसमें ये तीन नाम हम पढ़ते थे। एक को बोलते थे सॉल्यूट, तो इसको पकड़ने का इसको यही है कि हमें ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि सारा नाम तो रटना थोड़ा मुश्किल होगा। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इंटरेक्शन, एंड देन जब दोनों को आप मिक्स करेंगे तो एक तीसरा होता है जिसको बोलते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अगर ये तीनों इंटरेक्शन सेम है, ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, तब हम बोलते हैं कि वो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, बट अगर सॉलिड सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ज्यादा है तब क्या होगा, वो नेगेटिव, और अगर कमती है तो वो होता है पॉजिटिव। ठीक, तो हमें ये देखना होता है नाम में कि अगर मान लीजिए कि हम दो कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हैं, ठीक, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से घट रहा है, सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज लोअर देन सॉलिड सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट, इन दैट केस वो क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक, क्लियर। चलिए अब एग्जांपल की बात करें, जनरली जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इसको मैं बोलता हूँ कि ये आइडियल होते हैं, ना ही किसी से बहुत दोस्ती, ना ही किसी से बहुत दुश्मनी, इसमें किसी तरह का कोई इंटरेक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता है। जैसे बेंजीन हो गया, टॉर्बिन हो गया, तो ये तो आइडियल होते हैं। अगर हमको क्वेश्चन में पूछा होता है आइडियल, तो ये ठीक, साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोहेप्टेन हो गया, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, तो दो तो हमारा ये आइडियल हो गया, तो ये दोनों तो हमारा आइडियल हो गया। ठीक, बाकी बच गया एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। तो देखिए एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की कहानी ये है कि इन दोनों में बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, बट जैसे ही आप दोनों को मिक्स करते हैं तो क्लोरोफॉर्म का मतलब हो गया Cl Cl Cl। ठीक, इसमें क्या होती है, मिक्सिंग करने के बाद इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। तो बढ़ गया तो क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि जितना हमने वॉल्यूम सोचते हैं उससे कम आएगा, टोटल प्रेशर भी क्या आएगा, कम आएगा। ठीक, तो इसलिए क्या है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म आने से आंख बंद करके नेगेटिव है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ में नहीं होगा, सिर्फ अब तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बट इथेनॉल जहां में आता है, देखिए इथेनॉल में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, और अब जब हम उसमें किसी चीज को मिक्स करेंगे तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करेगा, कुछ तो कमती होगा, तोड़ेगा। ठीक है, तभी तो मिसिबिलिटी होगी। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या होगा, पहले से कम होगा। जब पहले से कम होगा तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। क्लियर, ठीक है, याद रहेगा। इसलिए
क्योंकि हमें किसी एक दो को पकड़ के चलना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन के लिए। थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज ए रिस्पेक्ट कि थोड़ा मेमोराइज करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसमें कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं मैंने उसको यहाँ पे एक नाम लिख के आपको दे दिया। ये भी ऑलरेडी मैंने प्रीवियस सेक्शन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो इनमें क्या होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक। क्लियर। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म ये नेगेटिव हो गया, एसीटोन बेंजीन, एसीटोन इथेनॉल, ठीक है, ये पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं। मेनली मीथेनॉल इथेनॉल जब आता है ना वो पॉजिटिव होता है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उनका कम होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज 2019 का क्वेश्चन है। डेल्टा एस मिक्सिंग जीरो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा बी मिक्सिंग, डेल्टा जी मिक्सिंग। चलिए ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसके लिए देखिए हमने एक कंडीशन पढ़ा हुआ है कि आइडियल होने का मतलब क्या था। तो एक बार जस्ट इसको रिफ्रेश कर दें कि आइडियल का मतलब क्या था। हम लिखते थे कि जो राउल्स लॉ को फॉलो करे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो। डेल्टा एच मिक्सिंग का जीरो का मतलब नाइदर इंडोथर्मिक नॉर एक्सोथर्मिक, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन हमको मिलता है कि अगर इंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच पॉजिटिव, सो नाइदर इंडोथर्मिक नॉर एक्सोथर्मिक, ठीक। तो डेल्टा एच क्या होना चाहिए उनके लिए मिक्सिंग करने के बाद जीरो। दूसरा हम क्या पढ़ते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, मतलब जितना एग्जैक्टली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो किसके बराबर होगा, जितना हम मिक्स कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। यहां से भी हमको क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। और टोटल प्रेशर कितना आएगा जितना हम राउल्स लॉ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब P0A इंटू एक्स ए प्लस P0B इंटू एक्स बी, ठीक है। देखिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये याद रखिए कि डेल्टा एक्स मिक्सिंग जीरो नहीं होता है। तो होता है क्या एक्चुअली, ये बढ़ता है, पॉजिटिव होता है। जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो एंट्रोपी जो होता है वो बढ़ता है, पॉजिटिव होता है, ठीक। डेल्टा जी मिक्सिंग भी जीरो नहीं होता है, ठीक है, ये दोनों मिक्सिंग नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी ऑप्शन आप देख लीजिए। तो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है फिलहाल यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो, ठीक है। टोटल डेल्टा पी निकालते हैं, मतलब जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं राउल्स लॉ को फॉलो करने का मतलब यही है कि जो हम डेल्टा पी निकालेंगे तो चेंज इन वेपर प्रेशर निकालें तो वो क्या आना चाहिए जितना हमने निकाल रहे हैं और जो हम राउल्स लॉ से कैलकुलेट कर रहे हैं दोनों सेम आना चाहिए, मतलब डेल्टा पी क्या हो गया जीरो। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको ऐसे लिख देता है। हाँ एक चीज और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि डेल्टा एस जो यूनिवर्स होता है सराउंडिंग जो होता है जब वो जीरो होता है जब वो सॉल्यूशन बनाते हैं। क्यों, क्योंकि नाइदर इंडो नॉर एक्सो, तो हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3-4 टॉपिक है जहां से आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया करेक्ट ऑप्शन सी। चलिए द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये भी नीट 2019 का ही क्वेश्चन है, इस साल 2 क्वेश्चन आता है यहाँ से। एजियोट्रॉप क्या होते हैं, एजियोट्रॉप वे होते हैं इसको हिंदी बोलते हैं स्थिर क्वाथनांकी। क्वाथनांकी मतलब जिनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, तो दोनों का लिक्विड और वेपर में कंपोजिशन सेम हो और दोनों ऐसे क्या सेम बॉइलिंग पॉइंट सेम टेम्परेचर पे बॉयल करे तो उसको बोलते हैं एजियोट्रॉप। इसका ट्रिक ये है कि मैक्सिमम जब हमको अगर पूछता है तो इसका ट्रिक्स ये है ऐसे सब क्वेश्चन का कि मैक्सिमम एजियोट्रॉप या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप अगर आपको पूछेगा तो हमें बेसिकली क्या देखना है, मैक्सिमम कहेगा तो क्या देखना है नेगेटिव डेविएशन। तो जो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्स लॉ वो एक्चुअली मैक्सिमम होते हैं। तो क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्ट हमारा वही है, बस नाम को बदल दिया, इसलिए कोरिलेट करके पढ़ लेते हैं, ठीक। चलिए अगर मिनिमम कहेगा तो हमें क्या आएगा पॉजिटिव डेविएशन। तो ये क्वेश्चन सिंपली वही है कि कौन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप की अगर बात करें तो हम यहाँ में क्या देखेंगे पॉजिटिव डेविएशन,
ठीक। बट फिलहाल क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम का मतलब इसमें कौन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन कौन शो करेगा, मैक्सिमम का मतलब नेगेटिव डेविएशन जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो लिस्ट मैंने पीछे भी दिया था। हेप्टेन और ऑक्टेन में क्या होगा, तो आइडियल है, मतलब दोनों हाइड्रोकार्बन है। इथेनॉल और वाटर में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो दो तो आपका 50-50 हो गया। तो ये और ये तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। अब इसमें और इसमें सोचना है, वाटर नाइट्रिक एसिड, एसीटोन और कार्बन डाई सल्फाइड, तो बच गया वाटर और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, चलिए अब इसमें कौन कौन नेगेटिव आएगा वो भी मैंने आपको यहाँ में लिख दिया है। ठीक है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप का मतलब नेगेटिव डेविएशन और मिनिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप का मतलब पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, Which of the following is dependent on temperature? कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो देखिए टेम्परेचर पे वही डिपेंड करेगा जिसके फॉर्मूले में क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट में कौन कौन आते हैं, जिनमें वॉल्यूम आएगा। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिसमें वॉल्यूम वाले टर्म आएंगे वो डिपेंड करेगा। अब इसमें क्या आता है, मोलैरिटी आता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा क्या आता है, नॉर्मेलिटी आता है। ठीक, और आयनिक कंपाउंड के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, मोलैरिटी की जगह पे फॉर्मेलिटी यूज करते हैं। तो ये तीन फिलहाल ऐसे होते हैं जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम डिपेंडेंट है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जिनमें सिर्फ मास आता है वो एक्चुअली क्या होते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो जिनमें सिर्फ मास आएगा, वॉल्यूम वाला टर्म नहीं आएगा। जैसे मोलेलिटी, इसमें सिर्फ मास आता है, मास ऑफ सॉलिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वेट बाय वेट, यहाँ में एक चीज और आप लिख सकते हैं, वेट बाय वॉल्यूम में लिख सकते हैं। ठीक, यही को वेट परसेंटेज लिखा है, मोलेलिटी मोल फ्रैक्शन। तो जिसमें सिर्फ मास वाले टर्म आएंगे वो एक्चुअली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। चलिए बेस्ट यूनिट अगर पूछेगा आपको टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, तब हम वहां में क्या लेंगे, मोलैरिटी लेंगे। तो नो डाउट इस क्वेश्चन का आंसर है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मास बाय वॉल्यूम, ये जनरली टेम्परेचर डिपेंड करेगा, तो जिसमें वॉल्यूम आएगा। ठीक है, चलिए, if molality of the dilute solution is double, the value of molar depression constant Kf will be, क्या होगा, अगर सॉल्यूशन की मोलैलिटी को हम डबल कर दे रहे हैं तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट Kf क्या होता है, Kf या Kv क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। हाफ होगा, ट्रिपल होगा, अनचेंज, डबल। तो पहले चीज तो ये देखना पड़ेगा कि ये होता क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। देखिए ये किसी सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, Kf की बात करें या Kv की बात करें। इसके लिए थर्मोडायनेमिक्स फॉर्मूला भी आता है, RT F² डिवाइडेड बाई 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर ये बॉइलिंग की बात करेंगे तो RTV² मतलब बॉइलिंग पॉइंट 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक, क्लियर। अब ये क्या है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सॉल्वेंट। जैसे जो फॉर्मूला पीछे हमने लिखा था, जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो ये क्या होता है, इनटू मोलैलिटी। इसकी डेफिनेशन याद करिए कि इफ मोलैलिटी इक्वल टू 1 देन डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ। ये मोलर एलिवेशन या डिप्रेशन कांस्टेंट बेसिकली क्या होते थे कि हम 1 मोलर सॉल्यूशन ले, मतलब 1 मोल ऑफ सॉलिड को डिसॉल्व करें 1 kg 1000 ग्राम ऑफ वाटर या सॉल्वेंट। तो जितना उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा उसी को बोलते हैं Kb और Kf। सो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पार्टिकुलर सॉल्वेंट। ये कांस्टेंट है किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, मोलिनिटी पे ये डिपेंड नहीं करेगा। तो सीधा सीधा ये है अनचेंज्ड। ठीक, चलिए, for 1 molar aqueous solution of the following complexes which one will show the highest freezing point। ठीक,
यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका ट्रिक क्या है, इसके लिए हमें क्या सोचना है वो देखते हैं। क्वांटा फैक्टर हमने पढ़ा था, तो मैं इसको इसमें ऐड कर देता हूँ, आई के एफ इंटू एम। ऐसे क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। एक में क्या करता है कि हमें सेम कंसंट्रेशन, मोलिटी हमें सेम देगा। जब m की वैल्यू सेम हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लगभग कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, जैसे इस क्वेश्चन में लिख दिया ना, 1 मोलर है, सबका 1 मोलर है। के एफ या के बी बॉइलिंग के लिए देगा तो के बी, तो ये भी हमारा क्या होता है, सबके लिए कांस्टेंट होता है क्योंकि सेम सॉल्वेंट यूज करते हैं। ठीक, अब क्या बच गया कि डेल्टा टी एफ, यहां से ध्यान दें तो प्रोपोर्शनल टू आई वांटा फैक्टर। जितने नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वांटा फैक्टर बढ़ेगा तो डेल्टा टी एफ भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, क्लियर। तो अगर हमको हाईएस्ट डिप्रेशन पॉइंट फ्रीजिंग पूछ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछ रहा है, तब उस केस में क्या देखेंगे, वांटा फैक्टर आई। ठीक है, क्लियर। लेकिन अब देखिए, अब यहाँ पे भी है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो डेल्टा टी एफ हम कैसे निकालते थे, याद करिए, जीरो मतलब प्योर सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टी सॉरी टी एफ। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हम निकालना है तो क्या करते थे, प्योर वाले में से डेल्टा टी एफ को माइनस करते थे। प्योर वाटर के लिए कितना होता है 273, तो ये वैल्यू जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही कम आएगा। ठीक, तो इसलिए क्वेश्चन में अगर आपसे ये कह रहा है कि हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट या लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट वांटा फैक्टर के क्या हो गया, इनवर्सली हो गया। आई रिपीट, फ्रीजिंग पॉइंट एक ऑफ सॉल्यूशन, तो हाईएस्ट होने का मतलब क्या है कि हाईएस्ट होने का मतलब कि ये वैल्यू हाईएस्ट है, दैट इज टीएफ इज हाईएस्ट, ये हाईएस्ट है। ये हाईएस्ट कब होगा, जब डेल्टा टीएफ की वैल्यू कम होगा। डेल्टा टीएफ कम होगा मतलब वांटा फैक्टर क्या होगा, कम आएगा। और अगर डिप्रेशन पूछ रहा है तब उस केस में वांटा फैक्टर ज्यादा आएगा। ठीक, तो चलिए एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी क्वेश्चन है, बर्नर्स थ्योरी बोलते हैं आयनाइजेशन। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये 3 है, तो कितना आपको देगा, इधर से आयनाइज होगा तो यहाँ से टूटेगा, तो ये हमको क्या देगा 3Cl माइनस, और ये पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स इसके ऊपर +1, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना हो गया 4। तो ये वांटा फैक्टर इसका हो गया 4। तो यहाँ से कितना देगा, ये आयनाइजेबल नहीं है, वाटर है, ये 2 है, और एक यहाँ पे, तो ये कितना देगा 2 + 1 3, ये कितना देगा 1 + 1 दैट इज 2, और यहाँ में कितना देगा 1। ठीक है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, आयनिक स्फीयर यहाँ में नहीं है। तो सबसे ज्यादा वांटा फैक्टर किसके लिए आ रहा है, इसके लिए आ रहा है, ठीक है ना 4। वांटा फैक्टर सबसे ज्यादा, तो डेल्टा टीएफ क्या हो गया, सबसे ज्यादा। डेल्टा टीएफ ज्यादा तो टीएफ की वैल्यू सबसे कम। ठीक, हाईएस्ट पूछ रहा है तो हाईएस्ट का मतलब क्या हो गया, वांटा फैक्टर सबसे कम। ठीक है, क्लियर। तो वांटा फैक्टर सबसे कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, डेल्टा टीएफ सबसे कम होगा। डेल्टा टीएफ डिप्रेशन पूछेगा तो वांटा फैक्टर ज्यादा होना है। ठीक है, हाँ बॉइलिंग ठीक इसका उल्टा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईई मेंस 2016, 18 ग्राम ग्लूकोज इज एडेड टू 178.2 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। The vapor pressure of water in torr for this aqueous solution is। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए वेपर प्रेशर, सो प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एक ला आता है राउल्स ला, इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, P = P0A × XA। ठीक, हमें निकालना है P0 कितना होता है प्योर वाटर का, वो भी 100 पे 760 टॉर। ठीक, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है क्योंकि हमसे सॉल्वेंट का पूछ रहा है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो आपको कितना वाटर दिया है 178.2 डिवाइडेड बाई 18, और इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 178.2 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 18 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का कितना होता है 180, ये ना, इससे ये कटेगा 0.1, यहाँ से कितना मिलेगा 0.1। ठीक, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली ये 0.1 मतलब नियर अबाउट कितना आ जाएगा 0.9 के आसपास आपको मिल जाएगा। ठीक है, 0.9 या 0.99 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आइडियल कंडीशन में होना चाहिए था इसका 760, तो एग्जैक्टली 760 तो नहीं आएगा, उससे थोड़ा
ग्राम। ये तो फार अवे है, इसमें तो कोई चांस ही नहीं। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 752.4 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट जनरली क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, सॉलिड जो होते हैं वो लेस अमाउंट में होते हैं। ठीक है, तो इसमें राउल्ट्स लॉ हमें लगाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2016 का। ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें दो फॉर्मूले को मिला दिया था। ठीक है, अब आपको क्या क्या है, एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट इन 100 ग्राम वाटर। फिर आ गया 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमने एक सॉल्यूशन लिया है जिसमें वाटर कितना आपको दिया है 100 ग्राम। ठीक, इसमें क्या मिलाया है, कुछ मिलाया है 6.5 ग्राम। ठीक है, इस पूरे सॉल्यूशन का मिक्स करने के बाद पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो हमने थ्योरी में क्या पढ़ा था कि P0 कितना होगा, वाटर का ज्यादा होगा, 100 पे कितना होता है 760, और इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको कितना दिया है 732। ठीक है, तो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। तो पहला फॉर्मूला यहाँ में ये लगेगा, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक, रख दीजिए, तो 760 माइनस 732 है ना, ठीक, डिवाइडेड बाई 760। बोलिए कितना ग्राम दिया है 6.5। वेट हमें नहीं पता, निकालना है सॉल्यूट का। वाटर के लिए कितना होता है 18, ये कितना दिया है 100, इसे डिवाइड कर दीजिए 0.18, माइनस करके सॉल्व करिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें मॉलिक्यूलर मास। इसलिए फटाक से सॉल्व कर दीजिए, डिफरेंस निकाल दीजिए, तो कितना आएगा 28, है ना, 28 बाई 760। ठीक, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 28 डिवाइडेड बाई 3 तो 5 है, ठीक है 760। चलिए यहाँ से क्या मिलेगा 6.5 बाई मोलर मास इंटू 0.18। ठीक है, ये 760 है। अब इसी को सॉल्व करना है, मोलर मास को हमें निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से आपको ये मिल जाएगा 30.6। आप सॉल्व करके देखिए। ठीक है, ये मिल गया ग्राम पर मोल। ठीक, अब हमको पूछ रहा है केबी इज गिवन, केबी हमें दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में तो हमने क्या निकाल लिया, किसका मोलर मास निकाल लिया। चलो अब सेकेंड पार्ट के लिए हमें क्या पूछ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। तो दूसरा फॉर्मूला क्या निकालेंगे, डेल्टा टीबी वाला। तो केबी हमें दिया हुआ है, ठीक, चलिए केबी हमें कितना दिया है 0.52। ठीक है, तो केबी हमें दिया हुआ है, फॉर्मूला रख दीजिए 1000 स्मॉल बाई स्मॉल इनटू कैपिटल। तो ये हो गया 0.52, ये हो गया 1000, कितना ग्राम डिजॉल्व किया था 6.5 ग्राम। इसका मोलर मास हमने कितना निकाल लिया 30 पॉइंट कितना 6। ठीक, और कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया हमको 100 ग्राम। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो चलिए उड़ा दीजिए, डेसिमल के बाद एक है, डेसिमल के बाद एक है, हटा दीजिए। ठीक है, ये कट जाएगा क्या 5 5 जा 25 नहीं कटेगा इससे। चलिए इसको ऊपर मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिए, तो कितना आएगा 6 5 जा 30, और यहाँ भी 30 है, मतलब 1 के आसपास कुछ मिल जाएगा, तो ये 1.10 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें टीबी पूछ रहा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो प्योर वाटर का कितना होता है 100 प्लस 1.1, आप कैलकुलेटर भी निकाल सकते थे बट ऑप्शन हमें दिया हुआ, तो क्या मिल जाएगा 101 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये आएगा। ठीक है, तो टेक्निकल चीज है कि इसमें दोनों फॉर्मूले को मिला दिया था, तो रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर को भी और डेल्टा टीबी वाले को भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2016 का। ये भी कह रहा है which of the following statements about the composition of the vapor over an ideal 1:1 molar solution molar mixture of benzene and toluene is correct। टेम्परेचर हमारा 25 पे है। देखिए पेपर प्रेशर दिया है प्योर बेंजीन का 25 पे, देखिए ध्यान से देखिए ये कितना है 12.8 किलो पास्कल, टॉल्यूइन का कितना है 3.85 किलो पास्कल। ठीक है, आइडियल है 1:1 मोलर मिक्सचर है, इसका मतलब क्या होगा कि बेंजीन ज्यादा होगा कि टॉल्यूइन ज्यादा होगा कि दोनों सेम होंगे, या हम नहीं निकाल सकते। तो राउल्ट्स लॉ, partial vapor pressure of any component is directly proportional to its mole
फ्रैक्शन, ठीक था ना। तो राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा था कि PA इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, PB इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। किसका ज्यादा है, बेंजीन ज्यादा है, टोल्यूइन का कम है, तो कौन ज्यादा होगा, बी, ठीक है ना। ये आपके बाहर से भी आसान है केमिस्ट्री। The Vanta factor I for a dilute aqueous solution of the strong electrolyte barium hydroxide, ये भी नीट 2016 का क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इसलिए लिख दिया है क्योंकि दे आर कंप्लीटली ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड। वांटा फैक्टर निकालने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको एक ट्रिक बताया हुआ है, आप लिंक पे जाइए, वीडियो पे जाइए, कहीं का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। चलिए फिर से यहाँ लिख देता हूँ, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट AXBY का वांटा फैक्टर हमें निकालना है तो X प्लस वाई, टोटल नंबर ऑफ कैटायन प्लस टोटल नंबर ऑफ एनायन, कंपेयर कर लीजिए। ये कितना है 1, यहाँ में कितना है 2, 2 प्लस 1 दैट इज 3, 3 दिया है, ठीक है, क्लियर। चलिए अगर ये आपको मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ देता है MgCl2, इसके लिए क्या लेंगे 1 प्लस 2 दैट इज वांटा फैक्टर 3, CaCl2 क्या लेंगे 3, ठीक है। बट K2SO4 तो अब क्या लेंगे, पोटेशियम कितना है 2, सल्फेट कितना है, चलिए दिमाग में अगर 4 आ रहा है तो अभी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि सल्फेट, नाइट्रेट, फास्फेट ये एक यूनिट होता है, 2 प्लस 1 3, ठीक है। बट अगर बेरियम सल्फेट लिख देगा, सॉल्वेटिव प्रोडक्ट में भी हमने कुछ ऐसे ही पढ़ा था, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, इन सब के लिए क्या आएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो वांटा फैक्टर भी डायरेक्टली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, चाहे BSc है, चाहे नीट के, कोई भी, ठीक है। चलिए which one of the following is incorrect for ideal solution, मैंने पूरा डिटेल पीछे लिख दिया था, एक का ही क्वेश्चन आपका रिपीटेड हुआ है फिर से। तो डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है, होना चाहिए आइडियल के लिए, डेल्टा बी 0 होता है, होना चाहिए, डेल्टा पी ऑब्जर्व माइनस कैलकुलेटेड बाय राउल्ट्स लॉ 0 आना मतलब राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो ये भी होना चाहिए। बट डेल्टा जी मिक्सिंग डेल्टा एच मिक्सिंग 0 नहीं होता, ये गलत है, मतलब नहीं होता है आइडियल के लिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट क्या पूछा था, इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन, इनकरेक्ट क्या है कि ये 0 नहीं होता, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डी, इसको मारेंगे डी, ठीक है। तो ये मैंने करेक्ट ऑप्शन नहीं मारा, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए मारा है कि डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है, नाइदर इंडो नॉर एक्सो, डेल्टा बी वॉल्यूम भी 0 होता है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब आप दोनों ऑब्जर्व निकालिए एक्सपेरिमेंटली और फॉर्मूले से दोनों सेम आएगा, उसमें डेल्टा बी 0 लिखा है, बट डेल्टा एच जी मिक्सिंग डेल्टा एच मिक्सिंग 0 नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ में डी, क्लियर। चलिए विच वन इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, अब आप इसका ऑप्शन हमें बता दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है, आ जाएगा ना। तो हाँ बंद करके ऑप्शन बता देना है क्या होगा। चलिए which one of the following electrolytes has the same value of Vanta factor as that of aluminium sulfate, तो बोलिए अभी मैंने पीछे आपको बताया वांटा फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो एल्युमिनियम सल्फेट x की जगह 2, y की जगह 3, वांटा फैक्टर क्या हो गया 2 प्लस 3 दैट इज 5। आप सोचिए इसमें किसका 5 है ये पूछ रहा है, बोलिए K2SO4 का, इसलिए मैंने पीछे अभी निकाला था 2 प्लस, सल्फेट के लिए बोलिए, सल्फेट के लिए क्या लेंगे, अभी भी दिमाग में 4 तो नहीं आ रहा है ना, 2 प्लस 1 दैट इज 3, इसके लिए देखिए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अभी पीछे आया था, यहाँ से क्या देगा 3 पोटेशियम प्लस ये पूरा हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसके ऊपर क्या होगा -3, बट यहाँ से कितना लिखेंगे 1 और यहाँ में 3, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, इसके लिए हो गया 4, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट, ये भी ऑप्शन हमारा कट, इसके लिए कितना आएगा, एल्युमिनियम के ऊपर +3 तो 1 होगा और नाइट्रेट के ऊपर -1, ठीक है, तो कितना देगा नाइट्रेट 3 और A1 कितना हो गया, इसके लिए भी 4, ठीक।
ये भी कट, तो हमारा तो ऑप्शन यही सही होगा। बट क्यों सही होगा, देखिए यहाँ में 4 पोटेशियम लिखा है ना, तो इसलिए 4 पोटेशियम और ये देगा FeCN6, इसके ऊपर 4 माइनस, तो 4 + 1 5। क्लियर, ठीक है, हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर अब आप हमें बता देंगे कमेंट करके, ठीक है, हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आप लेंगे, ऑप्शन हमें बता दीजिएगा कमेंट करके, अगर आप समझ गए हैं तो, ठीक है। चलिए पीएमटी का क्वेश्चन है 2015। The boiling point of 0.2 mole per kg solution of X in water is greater than equimolar solution of Y in water. एक बॉइलिंग पॉइंट, तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, डेल्टा टीबी क्वांटा फैक्टर आई केबी इंटू एम, ये था ना जनरल फॉर्मूला, ठीक है। ये तो हमारा कांस्टेंट होता है, तो सेम हो गया, वाटर में लिया है दोनों को। एम क्या है, मोलेलिटी है, तो आपको क्वेश्चन में लिख दिया, देखिए इक्विमोलर है, ठीक। अब किस पे डिपेंड करेगा, क्वांटा फैक्टर y, ठीक है। हमने y की क्यों बात की यहाँ पे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में आपको लिखा है x इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन, y इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन, ग्रेटर देन लेस देन, है ना, मोलर मास, मतलब ये एबनॉर्मल है, कोरिलेटिव प्रॉपर्टीज की एबनॉर्मल है, मतलब इनका मॉलिक्यूलर स्टेट जो होता है वो दोनों में से नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्वांटा फैक्टर ऐड किया गया था, ठीक। अब ये अगर किसी का ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि क्वांटा फैक्टर की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। ये ना कि डेल्टा टी वेव अभी पीछे लिखा था ना, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटा फैक्टर आई, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटा फैक्टर आई। तो अगर क्वांटा फैक्टर ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा या फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, ठीक। तो ये ज्यादा कब होता है, जब डिसोसिएशन होता है या एसोसिएशन होता है, तो ये सब थ्योरी में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। डिसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा, तो बोलिए तब क्या होगा, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी ग्रेटर देन नॉर्मल, ऑब्जर्व जो होगा वो कैलकुलेटेड से ज्यादा आएगा, तो क्वांटा फैक्टर ग्रेटर देन 1, ठीक। तो किसका ज्यादा है, x का ज्यादा है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि x इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन वाटर नॉट y, तो हमारा पहला ऑप्शन ही मिल गया जो 100% श्योर है, ठीक है। Of the following 0.10 molar, small m is molality, which one exhibits the largest freezing point depression, देखिए आ गया क्वेश्चन। तो अभी जो जस्ट थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया था कि डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू आई, बट ये कब होगा, जब हमारा मोलेलिटी कांस्टेंट रहेगा या सेम रहेगा। देखिए क्वेश्चन में हमें लिख देता है 0.10, सेम नहीं होता है तब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तब हम I इंटू एम को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दोनों सेम नहीं है अलग अलग होगा तब, तो फिलहाल तो यहाँ में सेम है, तो बोलिए क्वांटा फैक्टर फटाफट बोलिए, KCl के लिए कितना लेंगे 2, ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज यूरिया शुगर, नाइदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इनके लिए क्या होता है, नाइदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं मोस्टली जैसे यूरिया शुगर ग्लूकोज, इनके लिए क्वांटा फैक्टर हम क्या लेते हैं, शुगर यूरिया ग्लूकोज, ठीक है, तो इन सब के लिए क्वांटा फैक्टर I इक्वल टू 1, ठीक है, तो इनके लिए 1, इनके लिए कितना आएगा, अभी क्वेश्चन आया था 5, इनके लिए कितना आएगा 2 प्लस, अभी भी दिमाग में 4 आ रहा है तब प्रॉब्लम है, 3, 2 प्लस 1, ठीक। अब किसका ज्यादा है, हाईएस्ट पूछा है, लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है, डिप्रेशन है तब तो जिसका क्वांटा फैक्टर ज्यादा होगा, क्लियर। अगर फ्रीजिंग पॉइंट पूछा होता तो उल्टा हो जाता है, क्योंकि हम वहां में माइनस करते हैं, बॉइलिंग में ऐड करते हैं तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटा फैक्टर, क्लियर। चलिए
If P and PV are the vapor pressure of pure liquids components A and B respectively, तो ये नाम देखते ही हमारे दिमाग में एक ही चीज आता है, वो है राउल्स लॉ। तो ये राउल्स लॉ, तो इसके हिसाब से क्या लिखेंगे, तो इन्होंने ये कहा था ना कि P इक्वल टू P0A एक्स ए एक कंपोनेंट और P0B इंटू एक्स बी, और मोलिनिटी में हमने क्या पढ़ा था कि XA प्लस XB इक्वल टू 1, इसलिए अगर हमें दूसरे कंपोनेंट का निकालना होता है तो क्या करेंगे 1 माइनस XA, ठीक, 1 में से XA को माइनस कर देंगे। अभी यहाँ पे उसी फॉर्मूले को यूज करिए, हमने क्यों XB हटाया, देखिए आप क्वेश्चन में ऑप्शन को देखिए, XA 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 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A लिखा है, इसलिए हमने B वाले को हटा दिया। तो इसको हमें एज इट इज रखना है, P0B हमें रखना ही पड़ेगा, बस इसकी जगह पे 1 माइनस एक्स ए। नाउ अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। न्यूमेरिकल आने से भी हमें यही काम करना होता है जब अगर हमें कंपोजिशन पूछेगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा P0B इंटू एक्स, यहाँ भी एक्स और एक्स कॉमन है, ठीक, तो P0B को यहाँ फेंक दीजिए, प्लस बोलिए किसको कॉमन करेंगे, एक्स ए को कॉमन कर ले, ठीक है, एक्स ए को कॉमन कर ले, तो ये शायद मेरे ख्याल से ये पी ए माइनस पी बी नहीं बल्कि P0, अच्छा क्वेश्चन में ही आपको हमें प्योर लिक्विड में जीरो नहीं लगाया है यहाँ पे, ठीक है, मैंने जीरो लगा दिया जनरली, बट यहाँ क्वेश्चन में आपको प्योर लिक्विड के लिए पी ए और पी बी लिखा हुआ है, तो इसलिए ये जीरो यहाँ पे हटा देना है इस पर क्वेश्चन। यहाँ में पी बी लिखा है, यहाँ में क्या आएगा पी ए माइनस पी बी हमारा टोटल प्रेशर मिलेगा। जनरली हम प्योर फॉर्म के लिए जीरो लगाते हैं, बट यहाँ मैच पर क्वेश्चन जीरो नहीं दिया है, पी ए और पी बी ही लिखा है, ठीक है, तो इसलिए क्या मिलेगा हमें, ये ऑप्शन पी बी प्लस पी ए माइनस पी बी ऑप्शन हमें मिल जाएगा, ठीक है। अगर हमें एक्स की जगह एक्स भी लिखा होता, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का होता, तो हम एक्स की जगह 1 माइनस एक्स भी लिख के सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका पीएमटी का ही है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब क्या दे दिया हमें, केएफ दे दिया, ठीक, 1.86 और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है, सॉरी केएफ नहीं है, ये क्या है, चलिए यहाँ लिखता हूँ डेल्टा टी एफ, ठीक है, फिर ये प्योर का निकालेंगे तो 0 माइनस 1.86 मतलब वही आ जाएगा 1.86, ठीक। 5 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट इज डिजॉल्व इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट इज चेंज बाय, ये हमें दिया हुआ है 3.82 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए फिर गलत हो गया, देखिए एक सेकंड मैं इसको फिर से यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस से कंफ्यूजन हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, यस पहले जो लिख रहा था वही सही है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट के हमें दिया रहता है वाटर का, ये 1.86 होता है, ठीक। कितना हम मिला रहे हैं इसमें, तो 5 ग्राम, मास ऑफ सॉलिड कितने में डिजॉल्व किया, मतलब कैपिटल ले लिया, मास ऑफ सॉल्वेंट 45 ग्राम, ठीक। चलिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज चेंज बाय लिखा है, तो डेल्टा टीएफ निकालेंगे तो प्योर के लिए कितना होता है 0, और ये कितना हो रहा है माइनस 3.82, डिफरेंस है इसलिए केल्विन में चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक, ये मिल गया, क्लियर। अब हमने क्या पूछा, सोडियम सल्फेट का मोलर मास भी हमें निकालना पड़ेगा, तो मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट कितना आएगा, सोडियम का कितना होता है 23 इंटू 2 46 प्लस सल्फर का होता है 32, एक ऑक्सीजन का होता है 16 4 जा 64, ऐड कर दीजिए फटाफट, 4 प्लस 2 6 6 और 6 2, ठीक, 1 6 3 9 1 10 4 14 142, ठीक है। अब फॉर्मूले में रख देना है, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू वांटा फैक्टर आई इंटू 1000 के एफ स्मॉल बाई स्मॉल कैपिटल, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ हमें दिया हुआ है, आई हमें निकालना है, बस आई के लिए आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट कर दीजिए, कितना आंसर आएगा, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आई निकालना हमें तो क्या लिखना पड़ेगा, डेल्टा टी एफ इंटू मोलर मास इंटू
कैपिटल डब्ल्यू मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000 इंटू KF कितना दिया है, जो भी दिया है, इंटू स्मॉल। अब सारी वैल्यू रख दीजिए। ये हो गया 3.82, ये कितना दिया था आपको 5, ठीक। मोलर मास कितना आया था, मोलर मास 142, ओके। तो ये हो गया 142। कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया आपको 45 डिवाइडेड बाई 1000। KF कितना दिया है 1.86 इंटू 5। चलिए सो तेज कट गया 9, 186, 142 डेसिमल हटा दीजिए, ठीक है। एंड देन इसको सॉल्व करके जितना आंसर आएगा वही हमारा ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। राउंड फिगर में भी सॉल्व करने से हमें ऑप्शन मिल जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नीचे में आपका 1000 है। तो डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए, 18 2 जा 36, 37 लगभग यहाँ से 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 और 14 2 जा 28, ठीक। और 9 से मल्टीप्लाई करिए, जितना आएगा उतना 3 के बाद डेसिमल लगा दीजिए, ठीक है। तो सॉल्व करके देख लीजिए कितना आपको आई की वैल्यू मिल रहा है, हमें भी बता दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। चलिए, तो वांट अ फैक्टर आई फॉर ए कंपाउंड व्हिच अंडरगो डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन इन अदर सॉल्वेंट। तो डिसोसिएशन के केस में क्या होता है, वांट अ फैक्टर मस्ट बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि डिसोसिएशन का मतलब यही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। डिसोसिएशन है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेस, ये बढ़ता है। जब ये बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, बढ़ेगा। ऑब्वियसली ऑब्जर्व, जब ऑब्जर्व बढ़ेगा तो वांटा फैक्टर का यही डिफिनेशन था, एब नॉर्मल बाई नॉर्मल। तो डिसोसिएशन के केस में बढ़ता है, एसोसिएशन के केस में कहानी उल्टा है, घटता है, ठीक है। क्योंकि एसोसिएशन का मतलब 2 4 5 10 मिलके एक होंगे, जुड़ेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इन सॉल्यूशन डिक्रीजेस, तो वांटा फैक्टर मस्ट बी लेस देन 1, ठीक। अब ऑप्शन देख लीजिए, तो पहले किसका नाम दिया, डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन में तो ये कट हो गया, ग्रेटर देन ये भी कट हो गया। तो डिसोसिएशन में क्या होता है, बढ़ेगा, एसोसिएशन में घटेगा। यहाँ में दोनों ग्रेटर है, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। निकालते कैसे हैं, तो AX/BY टोटल नंबर ऑफ कैटायंस प्लस एनायंस एज्यूमिंग इट्स 100%, और एक फॉर्मूला है जो भी थोड़ी देर में आगे आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल। पीछे मैंने क्या बोला था, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जब हम उसमें कुछ मिक्स करते हैं तो वो ब्रेक होता है, कमती होता है तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, मोलर मास वही चीनी 342। आइसोटोनिक, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, विद 1% सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स। तो ये मैंने आपको बोला हुआ है कि फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक वे होते हैं टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो, बट माइंडेड टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। और ये कब पॉसिबल होगा, जब हम फॉर्मूला लिखेंगे CRD, ठीक है, आर भी सेम, टेम्परेचर भी सेम। और इसी के लिए हम यहाँ लिख देते हैं, जनरली हमें वॉल्यूम यहाँ में सेम आता है, क्योंकि परसेंटेज दिया, अलग अलग दिया है तो हम वॉल्यूम भी लेंगे, नो डाउट। तो यहाँ में क्या आएगा, MB। चलिए, पहला कितना दिया 5%, 5% का मतलब 5 ग्राम इज डिसॉल्व इन 100 ml। मोलर मास कितना दिया 342, ठीक है। चलिए, अगर आप यहाँ वॉल्यूम का भी कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो 1000/100 लेना पड़ेगा, क्योंकि 5% का मतलब 5 ग्राम इज डिसॉल्व इन 100 ml, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं लिखता हूँ। यहाँ से कितना दिया आपको 1%, कितना में मोलर मास हमें नहीं पता है। अगर यहाँ भी आप लिखते हैं तो 1000/100 आता है, लेकिन लिखने से भी क्या है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जब दोनों परसेंटेज दिया है तो हमें सीधा मास बाई मोलर मास, मास बाई मोलर मास। अब सॉल्व कर दीजिए, तो मोलर मास ऑफ बी निकालना है, तो क्या मिल जाएगा, मोलर मास ऑफ बी, ये ऊपर जाएगा तो 342 डिवाइडेड बाई
5 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 42, 6 8 5 जा 80, ये हमारा ऑप्शन मिल गया। ठीक है, आइसोटोनिक आएगा तो सीधा सीधा हमें ये फॉर्मूला लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आप ट्राई करके देखिए। 5.25% सॉल्यूशन आइसोटोनिक विद 1.5, एक का मोलर मास देगा, दूसरे काम से पूछेगा। तो जो अभी किया था सेम वही क्वेश्चन यहाँ भी है। ठीक है, अब इसमें कल अभी चलो फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉल्यूशंस विल बी एक्सपेक्टेड टू बी आइसोटोनिक। तो कौन ऐसे हैं जो आइसोटोनिक हैं? आइसोटोनिक होने की कंडीशन क्या है कि देयर मोलर कंसंट्रेशन मस्ट बी सेम। तो हमें ये देखना है कि इसमें कौन दो ऐसे हैं जिनका मोलर कंसंट्रेशन सेम है। ठीक है, तब आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज फाउंड इन, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो इसके लिए वही फ्रीजिंग पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट था वही चीज यहाँ भी है, आई के बी इंटू एम। ठीक, अब देखना है कि अगर हमें मोलिलिटी सबका सेम दिया है तो सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वांटा फैक्टर आई। वांटा फैक्टर में रटने की जरूरत नहीं है, जैसे दिया रहेगा वैसे हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो जिसका वांटा फैक्टर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ज्यादा होगा बट फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, तो चलिए सोडियम क्लोराइड के लिए कितना आएगा 2, इसके लिए कितना आएगा वांटा फैक्टर 3, 2 + 1 या 1 + 2। सुक्रोज है, चीनी है, तो इसके लिए कितना लेंगे 1। यूरिया, ग्लूकोज, शुगर ये 1 होता है। और इसके लिए कितना आएगा, दोनों का सेम। तो सबसे ज्यादा किसके लिए दिखाई दे रहा है आपको, बेरियम क्लोराइड के लिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है और इस तरह के क्वेश्चंस हैं। Which of the following liquid pairs show a positive deviation from Raoult's law? तो ऑलरेडी क्वेश्चन पीछे किया हुआ है, अब आप इसको करके बता देंगे इसका क्या आंसर मिलेगा। पॉजिटिव डेविएशन कब होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा। ठीक है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में क्या पड़ा था, नेगेटिव। वाटर नाइट्रिक एसिड, वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड देन बेंजीन मीथेनॉल। ठीक है, तो पीछे मैंने दोनों आपको और भी एग्जांपल दिया था कि किसमें पॉजिटिव है किसमें नेगेटिव है। ठीक है, which pair shows a contraction in volume, contraction मतलब वॉल्यूम पहले से कम होगा। तो वॉल्यूम कम होने का कॉन्सेप्ट क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव। डेल्टा वी मिक्सिंग शुड बी लेस देन 0, नेगेटिव। इसके लिए क्या हम पढ़ते थे, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो इसमें कौन ऐसा है जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, यही पूछ रहा है। और दूसरा चलिए जब लिख ही रहे हैं तो यहाँ पे इसको भी लिख लीजिए कि डेल्टा एच मिक्सिंग शुड बी लेस देन 0, मतलब क्या होना चाहिए, एक्सोथर्मिक। तो अगर कोई प्रोसेस मिक्सिंग करने पे एक्सोथर्मिक है तो कौन सा नेचर शो करेगा, नेगेटिव। अगर इंडो है मतलब पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव थर्मोडायनेमिकली, तो वो क्या होगा पॉजिटिव। वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है कि इसमें नेगेटिव डेविएशन कौन शो करेगा, तो इंग्लिश पीछे दिया हुआ है, ये भी आप करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए which one of the following modes of expressing concentration is independent of temperature? पीछे क्वेश्चन आया था कि कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, यहाँ में पूछ दिया है कौन नहीं करेगा। तो टेम्परेचर पे डिपेंड कौन नहीं करेगा, कौन करता है, मोलारिटी करता है। ठीक, फॉर्मेलिटी भी करता है, कट नॉर्मेलिटी भी करता है, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी फॉर्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। बट मोलिलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, पर केजी में हम निकालते हैं। इसलिए मोलिलिटी जो होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, या स्मॉल फ्रैक्शन भी दे सकता था ऑप्शन में। ठीक है, at 25 degree Celsius the highest osmotic pressure is exhibited by, the highest osmotic pressure मतलब pi equal to I CRT। ठीक है, क्लियर। मोलरिटी हमें सब में सेम दिया है, टेम्परेचर भी लगभग सेम दिया है, तो यहाँ भी क्या कहेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वांडा फैक्टर। ठीक है, तो किसके लिए वांटा फैक्टर क्या हो गया 1, इसके लिए भी 1, इसके लिए 2, इसके लिए
1 plus 2 that is 3. तो करेक्ट ऑप्शन ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। The Wanda factor for barium chloride at 0.01 molar concentration is 1.98. वांटा फैक्टर हमें दिया हुआ है किसी कंसंट्रेशन पे 1.98। ठीक, परसेंटेज डिसोसिएशन मतलब अल्फा हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की बात करें और वांटा फैक्टर की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला है n-1। तो अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है तो वांटा फैक्टर निकाल सकते हैं, वांटा फैक्टर दिया है तो अल्फा निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब n क्या लेंगे। देखिए n का कॉन्सेप्ट वही है जो आपको थ्योरी में बोला था, टोटल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन। जैसे बेरियम क्लोराइड है तो इसके लिए हम क्या लेंगे, जब इसको हम डिसोसिएट करेंगे तो ये क्या देगा, बेरियम पे +2 इंटू Cl माइनस, है ना। तो x की जगह पे क्या आ गया 1, y की जगह पे क्या आ गया 2, टोटल कितना लेंगे 3। तो रख दीजिए। तो हमें अल्फा निकालना है, क्वांटा फैक्टर कितना दिया है 1.98 माइनस 1 बाई n की जगह पे क्या लेंगे 3 माइनस 1। चलिए सॉल्व कर दीजिए। ऊपर से क्या मिलेगा 0.98, नीचे में क्या मिलेगा 2, डिवाइड करिए तो 4 2 जा 8, कैरी 1 8 मतलब 9। परसेंटेज में पूछ रहा है तो इसलिए इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना मिल जाएगा 49%। ऑप्शन दिया है यस। ठीक है, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया होता तो हमें वांटा फैक्टर पूछेगा। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या लेंगे वही x प्लस y। इसलिए क्वेश्चन में लिखा होता है कहीं कहीं कि एज्यूमिंग 100% डिसोसिएशन। अगर यहाँ 100% लिखा होता तो बेरियम क्लोराइड के लिए हम कितना लेते वांटा फैक्टर 3। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है इसका वांटा फैक्टर निकालने का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है इसका, चलिए। आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस टू 0.186 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना घट रहा है, ये घट रहा है। तो चलिए डेल्टा टी एफ क्या करेंगे, 0 से माइनस करेंगे। अभी मैंने किया था तो हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो गया। जो नेगेटिव में वैल्यू दिया उसको पॉजिटिव कर दिया, डेल्टा टी एफ मिल जाएगा। ठीक, कैलकुलेट डेल्टा टी बी हमें निकालना है। चलिए इसका फॉर्मूला लिखिए, सेम सॉल्वेंट है सेम सॉल्यूट है तो क्या लिखेंगे के एफ इंटू मोलिलिटी। ठीक, और यहाँ में क्या लिखेंगे, अगर उसी का बॉइलिंग निकालना है तो के बी इंटू मोलिलिटी। दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, लिख सकते हैं के एफ इंटू के बी। इसमें आपको क्या क्या दिया है, ये हमें दिया है 0.186, डेल्टा टी बी हमें नहीं दिया है। ठीक है, तो हमें निकालना है के एफ कितना दिया है 1.86 और ये कितना दिया है 0.521। ऑप्शन आपको मिल गया, काम है यहाँ पे है। ठीक है, तो जब एक साथ बॉइलिंग देके फ्रीजिंग पूछता है तो हमें दो इक्वेशन बनाना है, दोनों को डिवाइड कर देना है। तो इसको आप एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि और भी इस तरह के क्वेश्चंस एम्स वगैरह में हैं। ठीक है, तो इसको हम एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फॉर द सेम सॉलिड। ठीक है, मोलिलिटी वहां में जनरली हमें जब दोनों सेम रहेगा तो अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो फाइनली ये था आज का सॉल्यूशंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लास्ट 10 टू ईयर्स का क्वेश्चन हमने देखा, किस तरह के पैटर्न्स क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, सो थ्योरी सेशन में भी ऑलरेडी मैंने लिंक दिया हुआ पहले भी, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, आप जाइए देखिए वहाँ से क्वेश्चंस को आप, और भी आपको क्वेश्चंस वहाँ में मिलेंगे जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। ये 100% कह सकते हैं, मोस्टली हमें लास्ट ईयर का ही क्वेश्चंस रिपीट करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, जो क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए हैं आप उसको सॉल्व करिए, उसकी कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए कि आपको क्या मिल रहा है, सही होगा तो आपको लाइक कीजिए। ठीक है, सो आज का वीडियो अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि आपको इस तरह के और भी मजेदार ट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, केमिस्ट्री इज फन। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।